मिर्ज़ा रियाज के अफसानों के मजमूए बेआब समंदर का एक मुनफरिद अफसाना। मुहिब्बे वतन। वो एक अहम पॉलिटिकल फिगर बन गया था। उसका जिक्र सियासी महफिलों में बड़े जोशो खरोश से होने लगा था। मुल्की अखबारात उसकी तकारीर को खास जगह देने लगे थे और हुकूमत के लिए वो एक खतरा बनता चला जा रहा था। वो एक मुखलिस और अनथक नौजवान, आतिश बयां मुकर्रर और अजीम मुहिब्बे वतन था। सियासत उसका पेशा न था, उसका जुज़्वे ईमान था। वो एक दर्दमंद दिल रखता था और मुल्क को खुशहाल और तरक्की याफ्ता देखना चाहता था। वो किसी सियासी पार्टी का आलाकार ना बना। वो इक़्तिदार पसंद न था। वो फलाह चाहता था। पाकिस्तान की तामीर के बारे में जो ख्वाब उसके बुजुर्गों ने देखा था, वो इसकी ताबीर चाहता था। और उसने जो हल्का बनाया था वो ना सिर्फ वसी था बल्कि पुरअज़्म भी था। और यह ख्याल आम और पुख्ता होता चला जा रहा था कि वो वक्त दूर नहीं जब खालिद का नाम इस मुल्क की तारीख में जली हरूफ में लिखा जाएगा। खालिद के गिर्द लड़कों और लड़कियों का हजूम है। आज एक नहायत अहम दिन है। कल से हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज होने वाला है। सियासत का कारोबार बड़ा कठिन है खालिद साहब। ये फूलों की सेज नहीं, कांटों का ब्याबां है। लाठी चार्ज, आंसू गैस, जेल, तशद्दुद। करीम गिनवाता रहा। किसे डराते हो करीम, और क्यों डराते हो? कहीं तुम हुकूमत के कारिंदे तो नहीं? एक आमिर और जल्लाद हुकूमत के। समीना जमाल गजबनाक हो गई। तुम कमजोरी पैदा कर रहे हो। तुम इस तहरीक से अलग हो जाओ। आखिरी फैसले से पहले खालिद ने मुख्तसर सी तकरीर की। इस जाबिर और जालिम हुकूमत को अगर मजीद ढील दी गई तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। कायदे आज़म का अजीम ख्वाब चिकनाचूर हो जाएगा। हम नौजवान इस मुल्क के मुहाफिज हैं। हम इस्तबदाद के खिलाफ सीना सपर होंगे। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। और हाँ, हमारे वो भाई जो खौफजदा हैं जलूस में शिरकत ना करें। मैं आपको बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में बता देना चाहता हूँ कि कल गोली भी चलेगी। दूसरे दिन जुलूस में शामिल होने वाले तलबा की तादाद बहुत ज्यादा थी। उन्होंने हाथों में कतबे उठा रखे थे। जमहूरियत जिंदाबाद, आमरीत मुर्दाबाद। खालिद को उसके वालिदैन ने बहुत समझाया था। हम गरीब लोगों का सियासत से क्या वास्ता, ये तो अमीर लोगों का काम है। ये दुरुस्त है, मगर याद रखिए कि अगर मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया तो सिर्फ आप ही नहीं, वतन में कोई भी मुफलिस नहीं रहेगा। मैं नाइंसाफी के खिलाफ जहाद कर रहा हूँ। खालिद की माँ की आंखें अश्कबार थी। वो और मैं एक साथ कॉलेज में दाखिल हुए और इत्तेफाक से हॉस्टल में एक ही कमरा मिला। वो एक शर्मीला सा नमकीन सा लड़का था, कमगो और संजीदा। उसकी रिफाकत में गर्मजोशी न थी, मगर उसे मिलकर सुकून का एहसास होता था। वो डॉक्टर बनना चाहता था और मैं इंजीनियर बनना चाहता था। दोनों सख्त मकामात थे, लिहाजा हम अपनी किताबों में मुनहमिक हो गए। वो तो किताब का कीड़ा था। और फिर एक रात मैंने उसे एक तकरीर याद करते हुए देखा। मैं हैरान रह गया। मैं सोच में पड़ गया, खालिद के दिल में ये क्या समाई थी। मैं टोह में रहा और जल्द ही मुझे मालूम हुआ कि कुछ दिन पहले खालिद कॉलेज हॉल में जा बैठा और तकरीरें सुनने लगा। अभी वो उनसे उकताकर उठने ही वाला था कि समीना जमाल स्टेज पर जलवा अफरोज हुई। समीना फोर्थ ईयर की तालिबा थी, पढ़ाई में औसत दर्जे की, मगर फैशन और हुस्न जमाल में नंबर वन। तकरीर शुरू हुई तो हॉल यूं खामोश हो गया जैसे सांप सूंघ गया हो। समीना की आवाज में तमकनत थी। उसकी तकरीर का एक एक लफ्ज वाज़ेह और एक एक दलील रोशन थी। समीना ने गोया मुशायरा लूट लिया था। अव्वल इनाम मिला और वो इतराती हुई हॉल से निकली। कई तालिब इल्म उसकी तरफ बढ़े। खालिद ने भी जैसे तैसे अपने अंदर जुर्रत पैदा की और आगे बढ़कर उसे मुबारकबाद देना चाहिए, मगर कोई जवाब दिए बगैर वो एक निगाह गलत अंदाज उस पर डालती हुई हजूम आशिका में गुम हो गई। खालिद ने इस लम्हे अपने आप को एक काबिल रहम हालत में पाया और अपनी अना की तजलील का इंतकाम लेने का इरादा कर लिया। ये तकरीर उसी का नतीजा थी।
اس نے تقریر شروع کی اور ابھی جناب صدر ہی کہا ہوگا کہ ہوٹنگ شروع ہو گئی، مگر وہ بڑے اعتماد اور پورے اطمینان سے بولتا چلا گیا، اور چند لمحوں میں اس کی آواز رات کی طرح گونج رہی تھی۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ تقریروں کا سلسلہ ختم ہوا تو منصفین نے خالد کو پہلے انعام کا مستحق قرار دیا اور سمینہ کو دوسرے کا۔ سمینہ نے فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے خالد کو مبارکباد دینے کا ارادہ کیا۔ کانگریچولیشنز خالد! اس کی آواز خالد کے کانوں تک پہنچ تو گئی، مگر خالد نے سنی انسنی کر دی اور ایک نگاہ غلط انداز اس پہ ڈالتے ہوئے اپنے قدردانوں کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ خالد کی یہ پہلی فتح تھی۔ میرا خیال تھا وہ کچھ عرصے بعد اسے بھول جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ تم اپنی منزل سے بھٹک گئے ہو خالد، ایک دن میں نے اس سے کہا۔ سوچ کا فرق ہے اشرف، میرے خیال میں تو مجھے اپنی منزل اب نظر آئی ہے۔ اسے سالہ کا بہترین مقرر قرار دیا گیا، مگر امتحان میں وہ اتنے نمبر نہ لے سکا کہ اسے میڈیکل کالج میں داخلہ مل سکتا۔ مگر اسے اس بات کا زیادہ غم نہ تھا، اس کی دلچسپی کا مرکز اب سیاست بن چکی تھی۔ اس کے ماں باپ اس سے مایوس ہوئے۔ اس کا باپ کئی بار غصے میں آیا، باپ سے اس کی لمبی بحث ہوئی، مگر ماں ہر بار اس کا ساتھ دیتی۔ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے وہی ہوگا، وہ بڑی ملائمت سے جواب دیتی۔ وہ اپنے بیٹے کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اس کا بڑا بیٹا تھا، اس سے کچھ زیادہ ہی محبت اور انس تھا۔ ملک میں ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے کہ سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ آزادی برائے نام تھی، افلاس، بے روزگاری اور بے اطمینانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ زبانوں پہ پہرے بٹھا دیے گئے تھے، اعتماد اور خلوص دم توڑ رہے تھے، اسمگلنگ اور چور بازاری عام تھی، اور یہ سب کچھ حکومت کے اشاروں پہ ہو رہا تھا۔ خالد نے یونین الیکشن بھاری اکثریت سے جیتا تو اس کے ارادوں میں مزید قوت پیدا ہو گئی، اور اس نے اس قوت کا رخ حکومت کی طرف موڑ دیا۔ پہلا تصادم اس وقت ہوا جب ایک مرکزی وزیر نے اپنی تقریر میں کہا کہ طلبہ کو چاہیے کہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ حکومت کے علم میں ہے کہ کچھ تخریب پسند طلبہ فساد پیدا کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ انہیں بے رحمی سے کچل دیا جائے گا۔ بے رحم حکومت مرد آباد! فلک شگاف نعرہ بلند ہوا۔ طلبہ اپنی کرسیوں پر اٹھ کھڑے ہوئے اور ہال میں افراتفری مچ گئی۔ وزیر موصوف نے پچھلے دروازے سے بھاگ جانے میں ہی عافیت جانی۔ طلبہ میں سخت ہیجان تھا اور وہ نعرے لگاتے ہوئے ایک جلوس کی شکل میں سڑک پر نکل آئے۔ پولیس کی بھاری تعداد ان کا راستہ روکنے کے لیے پہنچ گئی۔ طلبہ سخت طیش کی حالت میں تھے، اس لیے اس وقت تو گرفتاریاں نہ ہو سکی، البتہ ادھر رات ہوئی، ادھر پولیس طالب علم لیڈرز کو تلاش کرنے لگی۔ خالد روپوش ہو چکا تھا۔ میں ان دنوں امریکہ جانے کی تیاریوں میں مصروف تھا اور میرے جانے میں صرف ایک دن باقی تھا۔ رات میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں گھبرا گیا۔ کیا معلوم پولیس کسی سیاسی جرم میں دھرنے چلی آئی ہو۔ مگر پھر ایک مدھم سی آواز بھی دستک میں شامل ہوئی۔ خالد کی آواز کو میں نے فوراً پہچان لیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ مجھ سے بڑی گرم جوشی سے بغل گیر ہوا۔ کب جا رہے ہو؟ خالد نے دلگیر آواز میں سوال کیا۔ پرسوں 1 بجے دوپہر کی فلائٹ ہے، خدا کرے تم کامیاب لوٹو۔ تم اگر 2 دن اور یہاں رہ سکتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تمہارے بغیر میں اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کروں گا۔ اکیلا کیسے خالد؟ تمہارے ساتھ تو ہزاروں جانثار ہیں۔ میں تو اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اگرچہ میں بھی ملک کے موجودہ حالت سے مطمئن نہیں ہوں، مگر یہ تبدیلی تم نہیں لا سکو گے۔ انقلاب بہت بڑی چیز ہے، حکومت بہت طاقتور ہوتی ہے۔ میں اتنا بڑا انقلاب نہ بھی لا سکا تو ایک چراغ ضرور روشن کر دوں گا جس کی روشنی میں دوسرے لوگ اس منزل تک پہنچ سکیں۔ پرسوں کا دن، خالد نے کہا، پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم اور عظیم دن ہوگا جب اس ملک میں آمریت کا جنازہ اٹھے گا۔ اور اشرف، جب تم واپس سرزمین وطن آؤ گے تو یہاں کا نقشہ بدل چکا ہوگا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، مگر یہ تحریک کامیاب ہوگی۔ وہ بہت ہی اعتماد اور یقین سے کہہ رہا تھا۔
मुझे उसके खलूस में तो जर्रा बराबर भी शक न था, मगर उसकी जीत के बारे में मुतजब्जब था। उसने एक शराब में छलांग लगाई थी। और फिर जैसे मेरे कमरे की सुनसान तन्हाई में एक आवाज उठी, शराब हकीकत भी तो बन सकता है। पाकिस्तान भी तो पहले एक शराब था। अमेरिका में मेरा क़याम 10 वर्ष से कुछ ज्यादा अरसा रहा। फिर वालिद की अचानक वफात पे मुझे वापस आना पड़ा। अमेरिका में क़याम के दौरान मेरा राब्ता खालिद से तकरीबन मुनक़ते रहा। घर से जो इतलात मिलती उनके मुताबिक वो एक तारीखी जलसा था। इससे बड़ा जुलूस पिछले कई सालों में नहीं देखा गया था। और ये कि वाकई उस रोज गोली चली और कुछ गैर मारूफ तालिब इल्म शहीद भी हुए। उसी शाम पुलिस ने इन तालिब इल्म लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही तहरीक तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर गई। सूबा भर के तलबा बिफर गए थे, मगर हुकूमत ने सख्त तरीन इकदाम किए और हफ्ता भर महाज आराई होती रही और आखिरकार तहरीक को कुचल दिया गया। इस वक्त तक खालिद के बारे में किसी को मालूमात न थी। मैंने समीना को खत लिखा। उसका जवाब मुझे फौरन मिल गया। उसने इस बात की तस्दीक की कि खालिद हुकूमत की कैद में है और जेल में उस पर बहुत तशद्दुद किया जा रहा है। मेरे लिए यह खबर खुशी का बायस थी कि वह जिंदा है, मगर मुझे इस बात का रंज भी हुआ कि वह शराब को हकीकत में नहीं बदल सका। वतन वापसी पर यह तो पता था कि खालिद जेल से रिहा हो चुका है, मगर वो कहाँ है ये मालूम ना हुआ। मैंने समीना जमाल को कई मर्तबा फोन किया, जहां से हर दफा यही जवाब मिलता कि वो घर में नहीं है। कहाँ है ये कोई नहीं बताता था। ये तर्ज अमल खासा हैरान बल्कि परेशान कुन था। डैडी की वफात के बाद मैं अमेरिका छोड़कर अब यहीं मुंतकिल हो गया था। कोठी के खुशनुमा लॉन में हम लोग चाय पीने और खुशगपियों में मसरूफ थे कि चौकीदार ने एक तारुफी कार्ड लाकर मुझे दिया, इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट का। और इसी लम्हे एक शख्स लंगड़ाता हुआ मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ। हमसे चंद कदमों के फासले पर वो शख्स रुक गया, जैसे किसी गलत जगह पे आ गया हो, और फिर मुड़ने लगा। उसके इस अंदाज ने मेरे तजस्सुस को उभारा और मैं उसकी जानिब बढ़ा। हमारे दरमियान चंद कदमों का फासला था कि हैरत और मुसर्रत से बेसाख्ता एक चीख सी निकल गई, खालिद! और मैं बेख्तियार होकर उससे लिपट गया और वो बड़ी गर्मजोशी से मेरे सीने से चिमटा रहा। और इस लम्हे में कितने बहुत से वाकयात, कितनी दास्तानें, कितने नशेबो फराज, कितनी खुशियां, कितने आलाम एक फ्लैश की तरह हमारे जहनों से गुजर गए। मान मुझे एहसास हुआ जैसे कंधे पर से मेरी कमीज उसके आंसुओं से भीग गई हो। फिर उसने कहा, तुम सच कहते थे अशरफ, तुम सच कहते थे। मैं मुकाबला न कर सका, मैं हार गया। मैं लोगों से छुपता फिरता हूँ अशरफ, इसलिए कि लोग हकीकत हैं और मैं हकीकत का सामना नहीं कर सकता। क्या हकीकत और शराब के चक्कर में पड़ गए हो खालिद? मैंने कहा। जान लो कि इस वक्त सिर्फ एक हकीकत है, और वो ये कि तुम खालिद हो और मैं अशरफ, और ये कि हम 10 बरस बाद मिले हैं, हम जिंदा हैं। नहीं अशरफ, मैं जिंदा नहीं हूं। मैं तो सिर्फ सांस ले रहा हूं, और अब तो ये सांस भी उखड़ चुकी है। दरअसल ये उसी वक्त से उखड़ी हुई है जब से मैंने हुकूमत से माफी मांगी है। हुकूमत से माफी? हाँ, रिहा होने के लिए तहरीरी माफीनामा, जिसमें मैंने लिखा था कि मैं कसम खाकर अहद करता हूँ कि हुकूमत के खिलाफ कभी सर ना उठाऊंगा, उसका हर जुल्म सहूंगा और हमेशा वफादार रहूंगा। खंदा दिली से मैं इकरार करता हूँ कि मैं इस मुल्क का एक अदना फर्द हूँ, गूंगा, बहरा और अंधा। मेरे सामने खालिद मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठा था। किला में मुझ पर सख्त तशद्दुद किया गया, मेरी टांग तोड़ दी गई और मुझे सख्त तरीन जहनी और नफसियाती अजियतों में मुब्तला रखा गया। मेरे वालिद को मुलाजमत से अलग कर दिया गया। मैंने फिर भी हथियार न डाले। बहन भाइयों को हरासा किया जाता रहा, मगर मैं घुटने टेकने के लिए तैयार न हुआ। मगर फिर क्या हुआ? फिर वो कहने लगा,
फिर एक दिन मेरी माँ को सरेआम रुस्वा किया गया। उसने सिर्फ इतना कहा था, मेरा बेटा तो मुहिब्बे वतन है। उसके नाना ने पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। फिर यह हमें किस बात की सजा दी जा रही है? यह सुनकर जाबिर पुलिस वाले तैश में आ गए। वो उसे घसीट कर बाहर गली में ले आए और इसकी बेहुरमती की गई। जेल में मैं 3 माह से कुछ कम अरसा रहा, और जब मैं बाहर निकला तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे 300 साल मैंने जिंदा में गुजारे हों। वहां से रिहा तो हो गया, मगर तही दस्त, तही दिल और तही दिमाग, महज एक सांस लेने वाली मशीन। चाय आ गई थी, मैं चाय बनाने लगा। वो बोलता चला गया, अशरफ, मैंने समीना से गद्दारी की है। समीना? समीना जमाल मेरी आंखों के सामने घूम गई। आखिरी बार जब वो मुझे मिली थी उसने चेक गुवेरा स्टाइल टोपी पहन रखी थी। उसमें वो कितनी हसीन लग रही थी। चाय की प्याली उसकी तरफ बढ़ाते हुए मैंने कहा, खालदी, वतन से दूर मैं तुम दोनों की शादी के बारे में सोचा करता था। क्यों नहीं हुआ? वो तो तुमसे प्यार करती थी। उसके चेहरे पर एक जहरनाक मुस्कुराहट सहरा की लू की तरह फैल गई। वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, वो अपने मकसद से प्यार करती थी। वो जेल में मुझे मिलने आई। मुझसे मिली तो उदास थी। फिर वो मेरे साथ बातें करती रही, पुरएतमाद बातें, हौसले की बातें, मसाइब का मुकाबला करने की बातें, जुल्म के आगे डट जाने की बातें, जवां मर्दी की बातें। जाते वक्त वो बशाश थी, मेरा गम भी साथ ले गई थी। मैं भी खुश था, पहले की तरह पुरअज़म और हौसलामंद। वो मेरे अंदर एक ताज़ा वलवला पैदा कर गई थी। रिहा होकर मैं उससे मिलने गया तो उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर मैंने उसे कई मर्तबा फोन किया, मगर हर बार जवाब मिला कि वो किसी से बात नहीं करना चाहती। मैंने उसे कई खत भेजे। मैंने उन हालात का जिक्र किया जो मेरे इख्तियार से बाहर थे, उन मजबूरियों का रोना रोया, मगर उसने मेरे किसी खत का जवाब न दिया। इसने मुझे माफ न किया था। उसे पता चल गया था कि मैं कमजोर हूँ, खुद गर्ज हूँ। वो बड़े बुझे बुझे से अंदाज में रुक रुक कर कहने लगा, अशरफ, समीना आजकल सैनिटोरियम में है। उसके फेफड़े नाकारा हो चुके हैं, मगर वो बेतहाशा सिगरेट पीती है। डॉक्टर्स की हिदायत पे अमल करने से मुसलसल इनकार कर रही है। दवाएं फेंक देती है, और आजकल की सर्द रातों में अस्पताल से बाहर निकल जाती है और सुनसान और तारीक सड़कों पर तन्हा घूमती है। इस समय खालिद एक जर्रा सा लग रहा था, फना का मुंतजर, और मेरे तखय्युल में एक पुरजलाल चांद बड़ी शान से उफक के सीने को चीर के उभरा। और इस चांद ने चेक वगैरह स्टाइल टोपी पहन रखी थी, और वो बहुत हसीन लग रहा था।